नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश न्याय का नया अध्याय। राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने उनके नाम से एक योजना की शुरुआत की। इसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। न्याय यानी न्यूनतम आय योजना। इस योजना का आगाज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को किया। किसान हितैषी भूपेश सरकार ने न्याय योजना की शुरुआत करके कोरोना काल में भी किसानों के चेहरे पर खुशी लौटा दी और इसके लिए प्रदेश के अन्नदाता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद देते नहीं थक रहे। न्याय योजना की उपयोगिता और इसमें मिली राशि कैसे किसानों के लिए संजीवनी का काम करेगी, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ में इस चर्चा में आज शामिल हो रहे हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ मुखर वक्ता, नेता और तजुर्बे की खान राजेंद्र तिवारी साहब। नमस्कार, बहुत स्वागत है सर आपका। तो तिवारी जी से चर्चा की शुरुआत करेंगे और जहां से इस योजना की नींव पड़ी है उस नेता की सोच, वहां से भी उनके अनुभवों को जानेंगे। लेकिन उसके पहले जिनके खातों में न्याय योजना के तहत राशि पहुंची है उनमें से कुछ के रिएक्शन हमारे पास हैं, वो भी दिखाते हैं। जो हम धान बेचे खरीफ फसल का, उसका अंतर की राशि आज राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत दे रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही संकट की घड़ी में लाभदायक है। पहली किस्त में 35,000 रुपये मिला। 35,000 में मेरी जो छोटी छोटी ज़रूरत थी वो मेरा पूरा हो जाएगा। खेती किसानी बीज लेने में मेरे को मदद मिल जाएगा। ये 100% किसानों के लिए लाभकारी योजना है। भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो कहा उस वादे को पूरा किया। अकाउंट में पैसा आ गया है। ऐसा संकट की घड़ी में भूपेश सरकार ने हमारे लिए बहुत सहयोग का काम किया है, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। भूपेश सरकार ने अपना वादा पूरा करके किसानों के खाते में जो पैसा डाला, जो मेरे खाते में आया, ये बहुत किसानों के हित के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश सरकार को। अभी कोरोना के नाम से पूरा गाँव के सब किसान त्रस्त हैं, तो ये स्थिति देखते हुए बघेल सरकार धान के अंतर राशि है जो समय से पहले डाला थे, तो किसान मन के ये सब काम आ जाही, उपयोग में आ जाही। बघेल सरकार धन्यवाद जो किसान के हितैषी के काम करे हैं। तो न्याय एक नया अध्याय, देखिए नाम से ही ये बात बड़ी स्पष्ट होती है और न्याय में न्यूनतम आय लोगों को मिले जिसकी परिकल्पना की गई थी। जो पिछला चुनाव था, पिछले चुनाव के समय जब हमने देखा था राहुल गांधी पार्टी को संभाल रहे थे, तब उनकी परिकल्पना थी कि हर एक व्यक्ति के खाते में एक न्यूनतम राशि पहुंचे और खासतौर पर जो अन्नदाता है वो अपने पैरों पर खड़ा हो, सक्षम हो और कुछ ऐसा सरकारें उसके खाते तक मदद के तौर पर या उसके हक के तौर पर पहुंचाएं ताकि वो आगे अपनी कार्य योजना बनाकर खुद कृषि कार्यों में आगे बढ़े। और बड़ी बात ये कि इसका बेनिफिट डायरेक्ट पहुंचना चाहिए ताकि उसे कोई इंतजार ना करना पड़े, ऋण की कतार में ना लगना पड़े। और इस दिशा में जब कोरोना संक्रमण में लोगों के रोजगार छिन रहे हैं, किसान मजदूर सब परेशान दिखते हैं, ऐसे वक्त में छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना के जो लाभार्थी हैं उनको आपने भी देखा सुना कि वो कितनी राहत महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ में राजेंद्र तिवारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अनुभव की एक लंबी फहरिस्त उनके पास पदों पर रहते हुए हर एक पद के साथ में बढ़ती चली गई। तिवारी जी, ये जो न्याय योजना है पूर्व प्रधानमंत्री के जो पुण्यतिथि थी उसके दिन पर शुरू की गई, छत्तीसगढ़ की सरकार का एक और वायदा पूरा हुआ, एक बड़ा अमाउंट उसकी पहली किश्त दी गई। इस पर विरोधियों ने बहुत सारे कमेंट किए, विरोधियों पर बाद में आएंगे। पहले इसका जो मेन फोकस है, मकसद है, वो क्या नजर आता है आपको? दरअसल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनकी ये सोच थी कि किसानों के साथ में न्याय होना चाहिए। और अब उनके विशेषता की चर्चा करूं कि किस तरह से उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, किस तरह से 18 वर्ष के बच्चों को, लड़कों को उन्होंने मताधिकार दिया। ये पंचायती राज जो हम देख रहे हैं पुनीत जी, उन्हीं की देन है। ये आधुनिकरण जो हम देख रहे हैं, कंप्यूटर, उस समय लोग बड़ा विरोध करते थे कि नौकरी चली जाएगी, मगर आप आज सोचिए ये आपके सामने दिख रहा है। हाँ, उसके बगैर तो जिंदगी अधूरी लगती है। तो ये सारी परिकल्पना, नहीं तो हम लोग अभी तक फिएट एम्बेसडर में घूम रहे होते। एक लंबी परिकल्पना किया था राजीव गांधी ने और उसको साकार करने का काम कांग्रेस की जो भी सरकार आई है उसने निष्ठापूर्वक किया है।
थोड़ा छत्तीसगढ़ के मामले में इसलिए अनूठा है कि उसको पहले दिन से, जिस दिन से कांग्रेस ने यहां पर सत्ता संभाली है, उस दिन से राजीव गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए और हमारे जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, उनकी भी आकांक्षा थी कि किसानों को, मजदूरों को और आदिवासियों को उनका हक मिलना चाहिए, उनके यहाँ जीविका की समस्या है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो जिस समय भूपेश बघेल जी, एक बात और मैं बताऊं, आपने पूर्ववर्ती सरकार की बात की, मुझको याद आता है मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी, हमारे यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी गठन किया था, जिसका मैं भी सदस्य था। पुनिया जी हमारे उसके अध्यक्ष थे, अभी भी अध्यक्ष हैं। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जिस तरह से किसानों के हित के लिए लगातार लड़ाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में मुसलसल चलती रही, उसका परिणाम यह हुआ कि जब भी बैठक होती थी कोऑर्डिनेशन कमेटी की, समन्वय समिति की, तो उसमें भूपेश बघेल जी और श्री रविंद्र चौबे जी, जो संप्रति हमारे कृषि मंत्री हैं, वो किसानों की बात को बड़ी शिद्दत से उठाया करते थे, बड़े जोरदार तरीके से उठाया करते थे कि हमको सबसे पहले प्राथमिकता किसानों को और मजदूरों को और आदिवासियों को देना है। ये तीन उनकी बातचीत के प्रमुख विषय रहा करते थे। अच्छा, उसके पीछे तर्क भी था। तर्क ये था पुनीत जी कि चूंकि स्वयं किसान हैं भूपेश बघेल जी, हमारे कृषि मंत्री भी किसान है, कोई और दूसरा धंधा है नहीं, इनका व्यवसाय तो करते नहीं है, कृषि ही करते हैं। तो जो किसानों का दर्द होता है, किसान किस तरह की पीड़ा से गुजरता है, उसका वो साक्षात्कार समय समय पर करते रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता उन्होंने राहुल जी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हम अपने घोषणा पत्र में, टी.एस. सिंहदेव जी भी बैठे हुए थे, विपक्ष के नेता थे उन दिनों, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि भाई हम सबसे ज्यादा प्राथमिकता सबसे पहले किसानों को देंगे। और किसानों की उन दिनों एक बात और है, आपने पूर्ववर्ती सरकार की बात की तो उसमें एक खास बात और जोड़ना चाहूंगा आपके साथ बैठ करके। आप तो साक्षी हैं उस घटनाक्रम के कि प्रति सप्ताह किसान जब आत्महत्या किया करते थे तो आपके लोकप्रिय चैनल में बैठ करके हम लोग चर्चा किया करते थे, वेदना प्रकट किया करते थे और उसकी मीमांसा किया करते थे, उनके दर्द पर मरहम लगाने का काम किया करते थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भूपेश बघेल जी या तो स्वयं जाते थे या रविंद्र चौबे जी जाते थे, मोहम्मद अकबर जी बैठ जाते थे, शिव डहरिया जी जाते थे, लगातार कमेटी बना करके भेज करके उनकी व्यथा को जानने का प्रयास होता था। तो पूर्ववर्ती सरकार का यह हाल था कि हर सप्ताह किसान आत्महत्या करते थे और उसके पीछे कारण यह था कि आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि घर में खाने को नहीं, बिटिया की शादी करनी है, नौनिहाल को कैसे स्कूल में भेजें, ये सारी समस्या जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था तो आत्महत्या के लिए विवश हो उठता था। तो सबसे पहला काम जो किया, शपथ ग्रहण होने के बाद 3 घंटे के भीतर मंत्रिमंडल ने बैठक लिया, राहुल जी को छोड़ने का काम किया एयरपोर्ट में और आते के साथ में सबसे पहले बैठक लिया मंत्रिमंडल की और यह घोषणा किया कि हम किसानों के कर्ज को पूरी तरह से माफ करते हैं। तो पिछला साल 8,775 करोड़ रुपए, अधिकृत आंकड़ा दे रहा हूं, मतलब कोई बिना किसी लाग लपेट के तुरंत ही उस राशि की घोषणा की गई कि किसानों का कर्ज आज से माफ होता है। और उसके बाद में दूसरी जो घोषणा किया मंत्रिमंडल में कि हम किसानों के धान को, क्योंकि एक बार तो आपने कर्ज उनका दूर कर दिया, मगर बाकी आने वाला भविष्य उनका कैसा रहेगा, वो कैसे संवरेगा, तो उसके लिए फिर यह निर्णय लिया कि कम से कम समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार का 1815 रुपए है उसको बढ़ा करके छत्तीसगढ़ की सरकार 2500 रुपए प्रति क्विंटल देगी। अब साहब जब देने का समय आया तो चूंकि चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो केंद्र ने बड़ी उदारता दिखा दी थी। जब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से यहां पराजित हुई और कांग्रेस की सरकार आई और हमने कहा कि साहब आपने उनको दिया था, अब हमको भी दीजिए, तो साहब 15 दिन तक यहां बैठकर के हम लोग चर्चा करते थे और आप इन सारे घटनाक्रम के साक्षी हैं। आप तो बड़े अच्छे एंकर के रूप में इन सारी बातों को छिद्रान्वेषी के रूप में निकाल करके हम लोगों से सवाल जवाब किया करते थे। 15 दिन तक साहब केवल इसलिए हमको
पैसा नहीं दिया 1815 रुपए का कि आपने 2500 रुपए कैसे किया, हमारा संतुलन बिगड़, नाना प्रकार के तर्क दिए उन्होंने, हमारा पूरे भारत का तर्क संतुलन बिगड़ जाएगा और हम 1815 रुपए से ऊपर आपको देने वाले नहीं हैं जी। और हम इस बात के लिए कटिबद्ध थे, संकल्पित थे कि हमको तो 2500 रुपए देना है। हमने फिर अंततः बहुत मान मनुहार और बहुत ज्यादा उनसे आग्रह किया और इस बात को लेकर के भाई ठीक है आप 1815 रुपए दे दीजिएगा और बाकी की जो भी राशि है 685 रुपए होती है जी। वो हम अपने खजाने से देंगे। और वो काम फिर पुनीत जी, सबसे बड़ी वानगी देखिए, सबसे बड़ी उल्लेखनीय बात, हम लोग सब जानते हैं कि पिछले साल किस तरह से मंदी का दौर चल रहा था। इस साल तो महादुर्गति होने वाली है, महामंदी का दौर आने वाला है। मैं बात कर रहा हूं आपको फरवरी तक पूरे देश में मंदी का दौर था, मगर किसानों के खाते में जब कर्ज माफी हुई और उनको 2500 रुपए का समर्थन मूल्य मिला तो करीब 32,500 करोड़ रुपए उनको सीधा मिला, जिसका सुपरिणाम यह हुआ कि बाजारों में चहल पहल हो गई। जब किसान की जेब में पैसा आता है तो सबसे पहले वो जो उसकी प्राथमिक आवश्यकता रहती है उसकी पूर्ति करता है। उसकी व्याख्या करूंगा तो बहुत समय लगेगा। बिटिया की शादी के लिए कुछ रख लेगा, कपड़े लत्ते खरीद ले देगा, पत्नी है तो उसके लिए छोटा मोटा कोई जेवर खरीद लेगा और थोड़ा सा अच्छा पैसा मिल गया है तो मोटरसाइकिल भी खरीद लेता है। जिसकी परिणति ये हुई कि सराफा दुकान से लेकर के कपड़ों के दुकान तक और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जहां बैठ करके चर्चा करते, मैं आंकड़े अगर बताने लगूं तो बहुत समय लगेगा, बाजारों में चहल पहल थी, पूरे देश में मंदी थी साहब, मगर छत्तीसगढ़ में मंदी नहीं थी। और सुपरिणाम क्या हुआ, जब किसान की जेब में पैसा आया तो स्थिति ये थी कि जब भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल था, सितंबर 2018 की बात कर रहा हूं, उसमें उस समय पूरे देश में बेरोजगारी का प्रतिशत 23.2% था और छत्तीसगढ़ में 22.2% है। इसके बाद में आज मैं अप्रैल 2020 की बात कर रहा हूं, हमारे यहां छत्तीसगढ़ में महंगाई का प्रतिशत मात्र 3.4 है और राष्ट्रीय स्तर पर यह 23.5 है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरह से जब पैसा बाजार में आया, सरकार का पैसा जब बाजार में आया, किसानों की जेब में आया और सीधे आया, तो उसकी परिणति यह हुई कि बाजार में चहल पहल रही और हमारे यहां मंदी नहीं आई। उसके बाद क्या हुआ कि अब इस साल का भी हमको पैसा देना था, मगर परेशानी ये कोरोना ने खड़ी कर दी, नहीं तो हम सारा का सारा पैसा एक साथ देते। हमारे यहां जो पंजीकृत किसान हैं जो केवल धान का उपार्जन करते हैं, उनकी संख्या 18,34,836 है। मैं अधिकृत आंकड़े दे रहा हूं बाकायदा। और जो गन्ने का उत्पादन करते हैं, गन्ने का उत्पादन करने वाले किसानों की संख्या हमारे यहां 36,637 है। अब देखिए, एक सबसे उल्लेखनीय बात, पूरे भारत में धान का इतना मूल्य कोई नहीं दे रहा है जितना मूल्य हम दे रहे हैं। और ये 18 लाख से ज्यादा जो मैंने अभी आपको बताया, हमारे किसानों ने जो धान का उपार्जन किया और उसके परिणाम स्वरूप 80,37,000 टन धान हमने खरीदा, हमारे यहां रखा हुआ है। अब बात आती है गन्ने की, तो गन्ने की जो फसल है, हमारे यहां सहकारी संस्थाएं हैं, जो गन्ने शक्कर की मिल है, जिसके लिए गन्ने की आवश्यकता होती है। तो पूरे भारत में पुनीत जी, गन्ने का जो समर्थन मूल्य, चाहे यूपी हो, बिहार हो या जितने भी राज्य हैं, वो 275 रुपए देती है। अकेली छत्तीसगढ़ की सरकार है, अकेली छत्तीसगढ़ की सरकार है जो गन्ने का मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल देती है। और ये बड़ी रोचक बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले हम लोग रविंद्र चौबे जी के साथ बैठे हुए थे, तो चौबे जी हम लोगों को बता रहे थे कि कृषि मंत्रियों की बैठक हुई और केंद्रीय कृषि मंत्री उसकी समीक्षा कर रहे थे और बैठक ले रहे थे और विभिन्न राज्य के कृषि मंत्री बैठे हुए थे जी। जब श्री रविंद्र चौबे जी ने बताया कि साहब हम तो गन्ने की जो खरीदी है वो 275 रुपए में नहीं कर रहे हैं, हम तो 355 रुपए दे रहे हैं, तो उनको बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ
अच्छा लगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मगर कृषि मंत्री को अच्छा लगा केंद्र के, उन्होंने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ सरकार की, भूपेश बघेल जी की और रविंद्र चौबे जी आपकी प्रशंसा करूंगा कि आपकी सरकार ने इतना अच्छा कदम उठाया है। लेकिन दो बातें होती हैं तिवारी जी, एक क्या होता है, एक राजनीति करने के लिए कुछ तो कहना है, राजनीति करने के लिए कई दफा कई सारी बातें हैं। जैसे इसी डिबेट के मंच पर कई दफा हमने केंद्रीय पूल में चावल लेने को लेकर मांग राज्य की, हक राज्य का, इसको लेकर आवाज बुलंद की, देर सवेर वो बात मानी जाती है, भले शुरुआती दौर में उस पर भरपूर राजनीति हो। अब ये जो किश्तों में, जैसे आपने उत्तर का एक हिस्सा इस पर भी दिया है कि क्यों हमने इसे किश्तों में दिया, लेकिन इस पर भी जो राजनीतिक बयान आए हैं, पिछले जितने घंटों से योजना लॉन्च हुई उतने घंटों में तकरीबन उतने ही वर्जन आए। कोई कह रहा है कि राहत नहीं चिल्लर है, कोई कह रहा है कि किश्तों में क्यों दिया, कोई कह रहा है कि आप जितने किश्तों में दे रहे हो बीच का ब्याज क्यों नहीं देते, और उन लोगों से कांग्रेस ने भी सवाल पूछा कि आप केंद्र से क्यों नहीं दिलाते। तो तकरीबन 19 लाख किसानों को पहली किश्त के तौर पर पैसा सरकार ने, छत्तीसगढ़ शासन ने पहुंचाया, और ये उस राहत के तौर पर पहुंचाया जो उनका खुद का वायदा था किसानों से कि हम समर्थन मूल्य आपको देंगे, चाहे केंद्र इस पर राजी हो या अगर उन्हें अपनी जेब से देना पड़े तो भी। इसका विकल्प तलाशने में कुछ वक्त लगा, इस बीच भी भरपूर राजनीति हुई। अब जब पहली किश्त जारी की गई तिवारी जी, तो इस पर भी भरपूर राजनीति हो रही है। कोई इसमें बीच में ब्याज देने की मांग कह रहा है, कोई कह रहा है कि आप राहत नहीं चिल्लर दे रहे हैं। कोई उत्तर आप उनको देना चाहेंगे सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से? ये सवाल वो लोग उठा रहे हैं, सूपा, वो कहावत तो पुरानी हो गई, सूपा बोले तो बोले चलनी बोल रही है। ये वो लोग बोल रहे हैं जिनके राज में हर हफ्ते किसान आत्महत्या किया करते थे। असल बात यह है कि वो शेर भी याद आ रहा है, उनका काम है अहले सियासत वो जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो भूपेश बघेल जी का पैगाम प्रेम का है, मोहब्बत का है, किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, आदिवासियों के प्रति। तो वो अपना काम कर रहे हैं और वो सियासत कर रहे हैं। अब उनको भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्गति यहां पर है, लूटी पिटी स्थिति में, तो उनको अपने अस्तित्व का बोध भी तो कराना है पुनीत जी। अगर आलोचना नहीं करेंगे, और करना भी चाहिए, देखिए मैं इस तरह की आलोचना का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि विपक्ष का काम है आलोचना करना। अगर वो आलोचना नहीं करेंगे तो अपने राजनीतिक धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। पर जो तर्क रखे जा रहे हैं, हाँ, जो तर्क है वो कुतर्क हैं, तर्क नहीं है वो कुतर्क हैं, क्योंकि उनको इस बात की स्थिति भली भांति मालूम है कि किन परिस्थितियों में राज्य सरकार काम कर रही है। कोरोना हमारा इस समय, ईमानदारी की बात है, भूपेश बघेल जी का ध्यान दो बातों में सबसे ज्यादा है, बल्कि तीन समझ लीजिए। एक तो कोरोना का संक्रमण यहां ना फैलने पाए, और फैलने पाया भी नहीं था, मगर हमको अपने उन भाइयों को भी तो बुलाना है जो सुदूर इलाके में पड़े हुए केंद्र सरकार की नीति के कारण जो दुर्गति को प्राप्त हो गए थे, उनको लाना भी था। अब वो आए हैं तो साथ में कुछ चुनिंदा लोग कोरोना भी लेकर के आए, नहीं तो अभी तक तो हम कोरोना मुक्त हो गए रहते। तो उनका सबसे पहला ध्यान तो इस बात का है कि कोरोना से एक भी मृत्यु ना होने पाए और ये संक्रमण के रूप में और ना फैलने पाए। और अभी तक उनको सफलता मिली है क्योंकि नीति साफ है, नीयत साफ है। और दूसरा उद्देश्य यह है कि किसानों को कैसे घर में सीधा पैसा पहुंचे, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो है किसानों को, मजदूरों को, आदिवासियों को सीधा उनके बैंक अकाउंट में, उनकी जेब में पैसा डालने की आवश्यकता है। तो किसानों के रूप में पहली किस्त के रूप में हमने 1500 करोड़ रुपए दिया है, और धीरे धीरे करके 5700 करोड़ रुपए हम बहुत जल्द उनके बैंक अकाउंट में डाल देंगे, सीधा डाल देंगे। मजदूरों के मामले में पुनीत जी आप भी जानते हैं इस बात को कि 21,63,939 मनरेगा के मजदूर यहां काम कर रहे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक हैं। पूरे हिंदुस्तान का प्रतिशत निकाले तो लगभग 26% है ये। तो मजदूरों को सीधा पैसा मिल रहा है। वनोपज का ये हाल है, जो सुदूर वनवासी अंचल में रहते हैं हमारे आदिवासी भाई, उनका जो भारतीय जनता पार्टी के समय में संग्रहण होता था जिन केंद्रों पर, उसकी 3 गुना संख्या बढ़ाई गई है। और स्थिति यह है कि पहले 17 रुपए दिया करते थे महुआ की खरीदी में, अभी 30 रुपए बढ़ा करके किया है भूपेश बघेल जी ने। पहले 2500 रुपए तेंदुपत्ता का मिलता था, उसको बढ़ा करके 4000 रुपए किया है। और स्थिति यह है,
ये अधिकृत आंकड़े हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो वनोपज का संग्रहण हो रहा है पुनीत जी, उसमें 98% अकेले छत्तीसगढ़ का योगदान है। तो सुदूर वनवासी अंचल में बैठे लोगों को पैसा मिल रहा है, यहाँ किसानों को पैसा मिल रहा है, मनरेगा के रूप में मजदूरों को पैसा मिल रहा है। तो ये इस प्रकार, और भूपेश बघेल जी ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं वर्ग की, इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री जी से जब बात हुई थी तो इस बात का निवेदन किया था कि हमको हमारी आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करने दें, हमारे उद्योग धंधे खुल सके, हमारे जो दुकानदार हैं जो महीनों से बैठे हुए हैं लॉकडाउन के चक्कर में, उनकी गतिविधियां प्रारंभ हो सके। और मैं आज आपको बता रहा हूं अधिकृत आंकड़े, मेरे पास जो कल तक के आंकड़े थे वो 1,02,000 मजदूर, 1,02,000 मजदूर उद्योग धंधों में काम चालू कर चुके हैं। तो 1,02,000 लोगों मजदूरों को तो काम उद्योग धंधों में मिलने लग गया है। और इसके लिए बड़ी प्रारंभिक पहल की। भूपेश बघेल जी ये जानते हैं कि भाई नौकरी आपको प्राइवेट सेक्टर में देनी पड़ेगी, मजदूरों को काम या तो हम मनरेगा के माध्यम से दे सकते हैं या उद्योग धंधे में लगे मजदूरी के माध्यम से दे सकते हैं। तो दोनों जगह उन्होंने इस बात का प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को काम मिल सके। किसानों को, चाहे वो सीमांत किसान हो, चाहे लघु किसान हो, चाहे बड़ा किसान हो, मगर 90% इसमें सीमांत और लघु किसान हैं जिनको ये 1,500 करोड़ रुपए की पहली किस्त मिल रही है। तिवारी जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चूंकि आपकी बातों से निकला इसलिए आपको टोक कर पूछ रहा हूं। जो मजदूर जिनको लेकर सारे देश में और प्रदेश में चिंता है, मुखिया चिंतित हैं, विपक्ष भी अपनी तरह से चिंता जाहिर करता रहता है, ये जो लौटने वाले मजदूर हैं, एक तरफ सेहतमंद जैसे ही होंगे, इनकी अगली दिक्कत होगी काम को लेकर। जैसे आपने बताया कि कितने मजदूरों को काम मिला है, एक उससे कहीं बढ़कर आंकड़ा है कि कितने मजदूर वापस लौटे हैं या लौट रहे हैं। क्या ये जो डायरेक्ट बेनिफिट है, इसके द्वारा रकबा बढ़ने की उम्मीद सरकार कर रही है, पार्टी कर रही है, और उस बढ़े हुए रकबे में इन लोगों के और काम करने की, इनके और कृषि कार्यों में जुटने की भी उम्मीद आप कर रहे हैं? क्योंकि बताया गया कि एक प्लानिंग आगे को लेकर के भी तैयार है सरकार की। बिल्कुल कर रहे हैं और उसकी समीक्षा भी हो रही है। आपने बिल्कुल सही बात कही है। और मैं आपको स्मरण भी दिलाना चाहूंगा पुनीत जी कि 100 दिन की जो गारंटी थी मनरेगा के अंतर्गत, भूपेश बघेल जी निरंतर इस बात का आग्रह कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि इस 100 दिन को बढ़ा करके 200 दिन कर दिया जाए, ताकि जो मजदूर हैं उनको लगातार काम मिल सके। ये बात बिल्कुल सही है कि बड़ी संख्या में बाहर के हमारे जो मजदूर भाई बहन हैं जो काम धंधे की तलाश में बाहर गए थे, वो यहां आए हैं, तो उनको काम तो मिलना ही चाहिए। और दूसरा प्रयास ये होगा कि सारे उद्योग धंधों को तेजी से चालू किया जाए ताकि वहां पर उनकी जो कमी है वो पूरी हो सके, वहां पर मजदूरी मिल सके, वहां पर काम कर सके वो। तो ये मूल बात है। दरअसल सबसे, अब मैं आलोचना क्या करूं, अब मतलब मैं आपको बानगी देना चाहूंगा कि जिस दिन 24 तारीख को, पहले तो 22 तारीख को ताली पिटवाया 22 मार्च को, और 23 तारीख को की रात को 8 बजे आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि रात के 12 बजे से नोटबंदी की तरह लॉकडाउन होगा। जी जी। तो और वो लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 13 अप्रैल तक। उसी दिन उनको इस बात की योजना बनानी चाहिए थी कि करीब करीब 1.5 करोड़ हमारे मजदूर दूर इलाके में हैं, उनकी क्या हालत होगी, छोटे बच्चों की क्या हालत होगी, बहनों की क्या हालत होगी। कम से कम अगर वो योजनाबद्ध तरीके से करते तो आज ये दुर्गति नहीं होती। ठीक बात है जी। लेकिन अब कम से कम सरकारें अगर अपना दायित्व निभाती हैं, और इसमें जैसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने भी कहा है कि किसी स्कीम के तहत राज्य सरकारों को साथ लेना, अगर ये तालमेल बना रहेगा तो एक बहुत अच्छी स्कीम न्याय के तौर पर सामने आई है। अपनी जगह इसकी समीक्षा है, अपनी जगह सरकार को भी देखना चाहिए कि इसका डायरेक्ट बेनिफिट सही लोगों तक पहुंचा नहीं पहुंचा, इसे रिव्यू करते रहना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में पॉलिटिक्स को हटाकर और किन तरीकों से आप मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि आपने खुद कहा है कि यह पहले से कहीं भयंकर संकट है। बहुत शुक्रिया सर आपका आने के लिए, जुड़ने के लिए। इन चर्चाओं को हम आगे भी जारी रखेंगे कि कैसे हम सुधार कर सकते हैं। फिलहाल इस वक्त में जितनी जानकारी हम लोगों से साझा कर सकते थे हमने की। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।